नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख कर लेते हैं खबर की ओर। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोशिशें जारी रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ इसकी चार्जिंग को लेकर काफी परेशानी में है। इस परेशानी को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत यूपी के 17 बड़े शहरों में ई चार्जिंग की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। आगरा, लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ समेत कई शहर शामिल हैं। जल्द ही इन शहरों में ई चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने के लिए काम शुरू हो जाएगा। आज कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने दलित गौरव संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों उनमें दलितों को साधने में जुटी हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी इस प्रयास में एक और कदम बढ़ाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दलित बस्तियों में जनसंपर्क को बढ़ाना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना। इस दौरान दलित क्षेत्र में रात्रि चौपाल भी लगाई जाएगी। ये हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है आज से काशीराम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर, और वो आज से ये गौरव यात्रा, दलित गौरव संवाद ये शुरू होगा, जो आज लखनऊ से हम शुरू कर रहे हैं और ये 26 नवंबर तक, संविधान दिवस तक चलेगा। लखनऊ में 26 तारीख को बड़ा कार्यक्रम हम करेंगे। पूरे प्रदेश का कार्यक्रम 26 नवंबर को यहाँ पर होगा और इससे पूरे प्रदेश में दलित नेताओं के अभियान, इसमें सबको जोड़ा जाएगा। प्रत्येक मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रत्येक विधानसभा में 250 प्रभावशाली दलित गणमान्य जनों से संपर्क, प्रत्येक विधानसभा में 500 दलित अधिकार पत्र भरवाए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में बन रहे राम कथा संग्रहालय में राम जन्मभूमि की खुदाई से प्राप्त हुई वस्तुओं और शिलालेखों के साथ ही कोर्ट में चले मामले के दस्तावेज भी रखे जाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि कितनी चुनौतियों के बाद राम मंदिर बन सका है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर हमें जो भी प्राप्त हुआ उसे संग्रहालय में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर विशेष रुचि दिखाई। 2003 में यहाँ निकले सामान को भी संग्रहालय में रखा जाएगा। माफिया मुख्तार अंसारी की 2 बेशकीमती जमीन को आयकर विभाग ने जल्द जब्त करने की तैयारी कर रही है। डालीबाग स्थित मुख्तार की इन दोनों संपत्तियों को गाजीपुर पुलिस पहले ही कुर्क कर चुकी है, लेकिन अब जल्द आयकर विभाग भी इस बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत जब्त करने की कवायद करेगी। आपको बताते चले कि आयकर विभाग ने पिछले हफ्ते मुख्तार की डालीबाग की बेनामी संपत्ति को जब्त किया था, जो गाजीपुर निवासी तनवीर सहर के नाम पर खरीदी गई थी। इससे सटा हुआ करीब 231 मीटर का एक और प्लॉट है, जो मुख्तार गिरोह के एजाज उर्फ एजाज उल हक की पत्नी फहमीदा अंसारी के नाम पर है। इसके ठीक सामने एक अन्य जमीन को मुख्तार ने अपनी मां राबिया बेगम के नाम से खरीदा था, लेकिन बाद में राबिया बेगम ने इस जमीन को मुख्तार के दोनों बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम पर कर दिया था। अब ये जमीन भी आयकर विभाग के निशाने पर आ चुकी है। बहरहाल मुख्तार की ये दोनों जमीन गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति पर कुर्क हो चुकी है। माफिया मुख्तार अंसारी भले ही जेल में बंद है, लेकिन जो उसकी संपत्तियां हैं उसको जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। बात की जाए माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर पुलिस के द्वारा कई संपत्तियां तो जब्त की गई, कुर्की के बोर्ड भी लगाए गए, लेकिन उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। अब मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर आयकर विभाग की टीम की भी नज़र पड़ चुकी है और आयकर विभाग की टीम भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसको लेकर राजधानी के सबसे पॉश इलाका डालीबाग में जो लगभग 12 करोड़ की संपत्ति थी, उस पर भी आयकर विभाग की नज़र पड़ी और उसने उसके जब्तीकरण की कार्रवाई भी तेज कर दी। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जो मुख्तार अंसारी की ज़मीन कही जाती है। यहाँ पर जो आप बोर्ड देख रहे हैं, उस बोर्ड पर साफ तौर से नाम भी लिखा गया है, किसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो भी लिखा गया है। लेकिन इसी के बगल में अगर जो ज़मीनों की बात की जाए, वो भी जो एक ज़मीन आप देखेंगे जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पर भी एक बोर्ड लगा मिलेगा। वहाँ पर बोर्ड पर भी साफ तौर से जो जब्तीकरण की कुर्की की कार्रवाई की बात की जाए वो लिखी गई है। अब इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए, जिस तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी के द्वारा गैर कानूनी तरीके से बनाए गए आर्थिक साम्राज्य को अब कहीं ना कहीं
खत्म करने की कवायद भी चल रही है। लेकिन अब बात की जाए जिस तरीके से मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में बंद है, और इसके साथ ही बताया जा रहा है जो राजधानी लखनऊ के डालीबाग इलाके में जो प्लाट है वो लगभग 3000 से अधिक स्क्वायर फीट का है। इसके साथ ही अगर बात की जाए जो इनकम टैक्स ने बेनामी संपत्ति मानते हुए इसको सीज किया है, यह प्लाट मुख्तार अंसारी के करीबी महिला रिश्तेदार तनवीर सहर के नाम पर दर्ज किया गया है। कागजों में प्लाट की कीमत तो लगभग 76 लाख बताई जा रही है, जबकि मार्केट की अगर कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत लगभग 10 से 12 करोड़ आंकी जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से अब आयकर विभाग की टीम इस सभी मामलों को लेकर कार्रवाई कर रही है, तो इसमें साफ तौर से ये देखा गया कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने इस संपत्ति को जिस तरीके से अपने रिश्तेदार महिला के नाम पे बेचा था, उस मामले को लेकर के जब रजिस्ट्रार ऑफिस से पूरी जांच पड़ताल की गई, जांच पड़ताल में ये सामने आया कि जो चेक इसमें लगाए गए थे वो चेक पूरी तरीके से जो बात की जाए बैंक में लगे ही नहीं, ना ही वो चेकों का भुगतान किया गया। जब भुगतान नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है, कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स थी वो भी चोरी हुई और बेनामी संपत्ति को बचाने के लिए दूसरे के नाम पर इसका जो है बात किया जाए नामकरण किया गया। फिलहाल अब इस मामले को लेकर आयकर विभाग की टीम सख्ती बरतते हुए इन सब संपत्तियों को अब जब्तीकरण करने की कार्रवाई कर रही है। अब जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के मामले में बात की जाए, गैंगस्टर का जो मामला है वो भी चल रहा है और इसके साथ ही कई और मामले भी हैं जिस पर लगातार कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, और इसके साथ साथ जो पुलिस है वो भी अब इसका जो आपराधिक साम्राज्य था उसको भी खत्म करने की कवायद तेज कर चुकी है, जिसकी कमर तोड़ने के लिए जो अवैध संपत्तियां थी, बेनामी संपत्तियां थी, जो अपराध की दुनिया से कमाई गई थी, उसको भी अब जब्तीकरण में लिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर रायबरेली से है, जहां झारखंड प्रांत में जबरदस्त बारिश होने की वजह से कोयले की पूर्ति पूरी तरीके से प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर विद्युत उत्पादन पर देखने को मिला है। कोयले की कमी के कारण रायबरेली के ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी में 500 मेगावाट की क्षमता वाली 6 नंबर यूनिट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। झारखंड में मूसलाधार बारिश की वजह से कोयला खदानों में कोयले का उत्पादन बंद हो गया था, जिसकी वजह से कोयले का निर्यात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कोयले की कमी के कारण विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन घट गया है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रांत से बिजली की मांग को पूरी नहीं किया जा पा रहा है। कोयले की कमी के कारण जूझ रही परियोजनाओं मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पा रही हैं। खबर गोंडा के सीएससी कटरा बाजार से है, जहां योगी सरकार गरीबों को बेहतर और निशुल्क इलाज दिलाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, लेकिन जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठे कुछ लोग सरकार की इस मंशा पर पानी फेर रहे हैं। दरअसल सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गरीब मुफ्त इलाज के लिए आता है, लेकिन यहां बैठे डॉक्टर गरीबों को बाहर की महंगी दवाई लिख रहे हैं, जिससे गरीबों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और डॉक्टर लिखी गई बाहर की महंगी जाँच और महंगी दवाओं से मोटा कमीशन काट रहे हैं। ये बताइए, वहाँ पे आपको कुछ दवाएं मिली थी? कुछ नहीं मिला दवाई, हमें बाहरी दवाई लिखी नहीं। अस्पताल से कोई दवा नहीं मिली? हाँ, कुछ दवाई नहीं मिला। कितने रुपए की दवाई आपको लेना पड़ा बाहर से? अब बाहर से नहीं लीन रहा है, 1700 का दवाई 1840 के लिखी ना, 140 रुपया छुड़ावा गया है। अच्छा, तो ये कौन डॉक्टर दवाई लिखे हैं? जो डबल मंजिला बैठा थे सामने। अच्छा, कितने बजे दवा लिखे थे? भाई 9 बजे लिखी नहीं। बच्चा कितने तारीख में हुआ था? 5 तारीख में। और दवा उसके उसी दिन लिखे कि दूसरे दिन लिखे? नहीं, बिहान पहरते हम 5 बजे भवा है, ओ वह 9 साढ़े 9 बजे और बिहान दवाई लिखी नहीं। खबर झांसी से है, जहां के उल्दन थाना क्षेत्र अंतर्गत बांगरा चौक के इंचार्ज शशांक मिश्रा ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को 3 गोली मार दी। पत्नी शालिनी के हाथ में 2 गोली और 1 गोली पेट को छूते हुए निकल गई। पड़ोसी के घर छिपकर शालिनी ने खुद की जान बचाई। पड़ोसियों ने हिम्मत दिखाते हुए दरोगा से पिस्टल छीनी और दरोगा को साथ लेकर पड़ोसी मेडिकल कॉलेज झांसी पहुंचे, लेकिन दरोगा हॉस्पिटल के बाहर से भाग गया। लगभग 9 घंटे बाद पुलिस ने दरोगा को हिरासत में लिया। घटना के बाद पुलिस कप्तान राजेश एस ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया और कार्रवाई शुरू कर दी है।
खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद कुंदर की है, जहां पर स्कूल स्टाफ की लापरवाही से एक 4 साल की बच्ची स्कूल वैन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को परिजनों ने मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बच्ची के परिजनों का कहना है इस पूरे मामले में स्कूल स्टाफ की लापरवाही है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां बीते दिनों हाईवे पर बोलेरो पिकअप सवार ड्राइवर जो कि नशे की हालत में था, वह मुरादानगर से 2 एसी लेकर ईस्टर्न पेरीफेरल से होकर मसूरी की तरफ जा रहा था। तभी उसे नींद आ गई और वह गाड़ी में ही सो गया। लुटेरे ने करीब 3 बजे उसे जागने का प्रयास किया, लेकिन अधिक नशा होने की वजह से वह नहीं उठा और चारों लुटेरे ने गाड़ी का शीशा तोड़कर 10,000 रुपए कैश, मोबाइल, उसमें रखे 2 एसी लेकर मेरठ की तरफ फरार हो गए, जिसका खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने किया। लुटेरे के पास से एक हथौड़ी और एक तमंचा और एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई है। गाजियाबाद पुलिस फरार लुटेरे को ढूंढने का प्रयास कर रही है। दरअसल ये शिव कुमार स्टेशन की घटना का एक लुटी है सेथली इंडस्ट्रियल एरिया थाना मुरादनगर से एक पिकअप बोलेरो में एसी लेकर 2 एसी लेकर चला था। इसने तो शराब का सेवन किया हुआ था, नशे में था, इसलिए बहुत ज़्यादा आगे न जाके 10-12 किलोमीटर दूर ये करीब पहले एक्सप्रेस वे थाना मसूरी में आकर इसने किनारे अपनी गाड़ी लगाई और ये सो गया। ये बात थी लगभग 10 बजे की। वो सो गया, फिर लगभग 3 बजे रात को 3 बदमाश, इसमें से एक ही पीछे मुशाहिद खड़े हुए हैं, ये 3 बदमाश वहाँ गए और इन्होंने उसे जगाया। जब वो नहीं जगा, वो शराब के नशे में था, तो हथौड़ी से उसका शीशा तोड़ा और ड्राइवर से 10,000 रुपये लूटे, एक मोबाइल लूटा और गाड़ी लेके ये फरार हो गया। घटना बहजोई थाना क्षेत्र के गांव जैतपुर की है, जहां एक सप्ताह पूर्व युवती का शव जंगल में पड़ा मिला था, जहां दिव्यांग युवती की गला दबाकर हत्या की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई थी। वहीं पिता के द्वारा अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया था। एसपी कुलदीप गुड़बात ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटना के साक्ष्य संकलन कराए। वहीं गठित की टीम के साथ एसपी ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना बैजोई के ग्राम जैतपुर में एक लड़की जिसका नाम गीता था, उसकी किसी ने हत्या करके बाजरे के खेत में बॉडी डाल दी थी, जिसके संबंध में पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और उसका लड़की का पीएम के लिए भेजा गया था, जहाँ पे उसका मृत्यु के कारण स्ट्रैंगुलेशन आया था। इस संबंध में टीमों का गठन किया गया और आज इसमें एक जो इसका अभियुक्त था उसको, जिसका नाम गिरीश पुत्र महिपाल निवासी जयपुर है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा ये पूछताछ में बताया गया कि उस दिन लड़की वहाँ पे शौच करने आई थी और वो पानी चला रहा था, तो उसने वहाँ से लड़की को हटने के लिए बताया। इसी क्रम में लड़की द्वारा उसके साथ गाली गलौज की गई, जिसके कारण तैश में आके उसने उसका गला दबा दिया। खबर देवरिया जनपद के फतेहपुर गांव से है, जहां 2 अक्टूबर के सामूहिक हत्याकांड के बाद दूसरी बार राजस्व की 4 टीमों ने प्रेमचंद यादव की जमीन और घर की पैमाइश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो 1000 से अधिक की संख्या में मृतक प्रेमचंद यादव के समर्थक फतेहपुर गांव पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रेमचंद यादव के परिजनों से मिलने के लिए सपा के तमाम नेता भी उनके गांव पहुंच रहे हैं, जहां रविवार की शाम सोशल मीडिया पर मृतक प्रेमचंद यादव को इंसाफ देने की गुहार लगाई जा रही थी। वहीं आज प्रेमचंद यादव के घर हजारों की संख्या में प्रेमचंद यादव के समर्थक पहुंच रहे हैं। समर्थकों की तरफ से एक नारा लगाया जा रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से पुलिस की व्यवस्था की गई है, जो गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां के मोदी नगर तहसील के पास नहर में एक अज्ञात युवक का शव बहता हुआ मिला, जिस पर जब लोगों की नजर पड़ी तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और नहर से युवक के शव को बाहर निकाला, फिर उसे पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब युवक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी ने युवक की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया, जो बहता बहता मोदी नगर तक आ गया है। खबर कानपुर देहात से है, जहां फैक्ट्री में कार्य करने के दौरान करीब 4 माह पूर्व झोलसे मजदूर की उपचार के दौरान आज मौत हो गई।
मौत हो जाने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मुआवजे की मांग को लेकर शव को फैक्ट्री में रखकर हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल कानपुर देहात के बंगला मसोथा गांव का रहने वाला शीलू अकबरपुर क्षेत्र के जैनपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित प्रीमियम फैक्ट्री में कार्य करता था। करीब 4 माह पहले फैक्ट्री में कार्य करते समय शीलू गंभीर रूप से झुलस गया था, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने उसके शव को फैक्ट्री में रखकर मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।